Hello students, good morning. Today we shall read a poem, The World is Too Much with Us, which was composed by a famous poet, William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 and he was died in 1850, and he spent most of his life in the Lake District of Northern England. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनका जन्म 1770 में और उनकी मृत्यु 1850 में हुई थी और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय था मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। उत्तरी इंग्लैंड के और जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वहां उन्होंने अपना समय अधिकांश समय व्यतीत किया। As he was a nature poet, so the many hours that he spent wandering about the hills and woods led to the production of some of the finest poetry on nature. क्योंकि वो एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, इसलिए वो अपना अधिकांश समय पहाड़ियों पे घूमने में, जंगलों में घूमने में, जिससे कि उन्हें कोई ऐसा सार, ऐसा विचार, ऐसे तथ्य प्राप्त हो सके जिससे वो प्रकृति से जुड़ी हुई अच्छी कविताओं की रचना करें। His work Lyrical Ballads, co-authored with Coleridge in 1798. उनका जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी लिरिकल बैलेड्स, वो उन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ में मिलकर और प्रकाशित की थी 1798 में। is regarded as the beginning of the English romantic movement. अंग्रेजी साहित्य के अंदर अलग अलग मूवमेंट्स हैं और इसके इतिहास में इनका वर्णन किया गया है। और जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट था, ये लिरिकल बैलेड्स उसी का ही प्रारंभ माना जाता है। He selected subjects from nature and rustic life. He held the view that the language of poetry should be simple and natural. उन्होंने सदैव ही जीवन के जो मूल तत्व थे उनसे जुड़ी हुई और जो अपने जीवन के जो सद्गुण होते हैं उनसे जुड़ी हुई और प्रकृति से जुड़ी हुई कविताओं की सदा रचना की। और उनका ये मानना था कि जो कविता की भाषा होती है वो एकदम साधारण होनी चाहिए और व्यक्ति के हृदय को छूने वाली होनी चाहिए। तो आज की जो हमारी पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो बहुत ही सुंदर, जो वर्तमान में मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिज्म के पीछे हम लोग इतना घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हैं जिससे हमने प्रकृति को छोड़ दिया है, अध्यात्म को छोड़ दिया है, अपने रिश्ते नातों को छोड़ दिया है। उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के क्या विचार हैं वो इस कविता के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। वर्ल्ड का मतलब है जो भौतिक संसार है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार है, उससे कवि का अभिप्राय है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो कवि कहता है कि इस भौतिकवादी संसार में हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेट एंड सून, प्रत्येक व्यक्ति चाहे जल्दी या देरी से इसके अंदर जरूर अपने आप को फंसा लेता है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब है धन का अर्जन और धन का व्यय। हम धन कमाने में और फिर उसके उपभोग करने में इतने व्यस्त हैं और हम अपनी पूरी शक्तियों को, अपने पूरे समय को, अपने पूरे सुख को और हम हमारी चैन को, सबको इसमें लगा देते हैं केवल और केवल धन को कमाने में और उसको खर्च करने में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। लेकिन धन तो हम अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से अर्जित करते हैं, लेकिन ये प्रकृति तो सबकी समान रूप से है, सबका इस पे समान अधिकार है, लेकिन हमारे पास में तो इसके लिए लिटिल, एक ना के बराबर समय है। ये प्रकृति हमारी होती हुई भी हम इसको बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। We have given our hearts away a sordid boon. हमने एक सॉर्डिड बोन, एक अभिशाप के रूप में अपने हृदय को और छोड़ दिया है, यानी कि हमारे जो भावनात्मक विचार हैं उनको हमने दबा दिया है इस भौतिकवादी संसार के नीचे और हमने अपने आप को ही इस भौतिकवादिता के अंदर जकड़ लिया है। इसके लिए स्वयं और स्वयं हम खुद उत्तरदायी हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है। जब समुद्र में ज्वार उठता है तो वो अपना हृदय चंद्रमा तक यानी उसकी तरंगे, कहा जाता है कि चांद की रोशनी नीचे आती है और उससे सूर्य की लहरें टकराती हैं। लेकिन हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है, हमारे पास में वो विचार ही नहीं है, हमारा वो ध्यान ही नहीं है कि हम उस तरफ देखें। The winds that will be howling at all hours। ये हवा जो प्रतिक्षण चलती रहती है, हमारे चारों तरफ घूमेगी, लहराएगी, अपना गुंजन करती है, मधुर संगीत देती है, लेकिन इसको देखने के लिए भी हमारे पास में कोई समय नहीं है। And are up gathered now like sleeping flowers। For this, for everything, we are out of time। और देखो रात्रि के समय में सोए हुए फूल भी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो खिले हुए फूल सोचिए कितने प्यारे प्रतीत होते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए हम समय को छोड़ चुके हैं, यानी हमारे पास में वो समय नहीं है कि हम प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप इतनी सुंदर सुंदर, इतनी मनोहर और इतनी अपनेपन वाली वस्तुएं दी हैं जिनको हम देख सके। It moves us not, great God. I would rather be a pagan suckled in a creed out one. So might I standing on this pleasant leaf। अब कवि कहता है कि इट मूव्स अस नॉट, ये सारी सुंदर चीजें भी हमें हिला नहीं पाती है। वो कहता है कि जो चंद्रमा है, फूल है, हवा है, समुद्र है, उन चीजों से भी हम विचलित नहीं हो रहे हैं, प्रभावित नहीं हो रहे हैं और उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। ये सब वस्तुएं व्यक्ति को प्रकृति की ओर ले जाने में व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। तो हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा ज्यादा बढ़िया होता कि मैं तो इन सब से, इस भौतिकवादी संसार में से निकल के एक ऐसा व्यक्ति होता जो बड़े सुखद अनुभव को लिए भी और कहाँ खड़ा हुआ होता, जिसकी जो एक पगान होता, जो धार्मिक अवधारणाओं को मानने वाला होता है और किसी विशेष संसार के किसी विशेष धर्म को वो नहीं मानता है, लेकिन एक ऐसे धर्म को मानता है जो कि सर्वधर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जिसमें प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, पर सेवा भी है, पर हित भी। मैं तो वो व्यक्ति बन जाऊं और इस भौतिकवादी संसार से निकल जाऊं और इस शानदार जो सुनहरा और ये इतना सुंदर आपने, ये समुद्र है, ये चरागाह है, ये जंगल है, यहाँ खड़ा रहूं और इस प्रकृति को निहारता रहूं। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और इनका जो दृश्य है, इन पे जब मेरी दृष्टि पड़ेगी तो मैं कम चिंतित रहूंगा। और फिर वो कहते हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। ग्रीक मेथोलॉजी जो है, यानी कि यूनान की जो पौराणिक कथा है, उसमें बताया जाता है कि ये एक पात्र रहे हैं, कौन, प्रोटियस, और जो समुद्र से उत्पन्न हुए। तो कह रहे हैं कि समुद्र को मैं जब देखता रहूंगा तो हो सकता है कि मुझे वहां से निकलते हुए प्रोटियस ही दिखाई दे और मैं अपने आप को वही अनुभूत करूं, यानी मैं स्वयं वही हूँ। और हियर ऑल ट्रेटन ब्लो हिज रेदर ऑन। और हो सकता है कि एक देवता है समुद्र के, ये भी यूनानी पौराणिक कथाओं में बताए जाते हैं। और यूं कहते हैं कि जो शंख होते हैं उसका कवच उन पे लगा रहता है और ये समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। यदि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ और मुझे वहां पे ट्रेटन देखने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक महसूस करूंगा। यानी कवि अपने आप को इस कविता का पात्र मानते हुए हम सबको संबोधित करते हैं कि हम कैसे इस भौतिकवादी संसार में जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हमने अपने आप को इस संसार में फंसा लिया है। ये एक जालनुमा संसार है और हमें इससे निकलकर और क्या करना चाहिए, इस भौतिकवादी युग से निकलकर प्रकृति की ओर अग्रसित होना चाहिए। इसलिए कवि ने इसको टाइटल दिया द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ल्ड का मतलब भौतिकवादी संसार। तो आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से समझी होगी और अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ट्राई करना सॉल्व करने का। और अभी आपके पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो जब तक ये एक नेट पे देखा गया है कि ये पोइट्री आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है,
तो इसको आपको करवाया गया है। तो इसे एक बार दोबारा पढ़िएगा, जिससे और जो चीज नहीं समझ में आई है, जो वर्ड नहीं समझ में आया है, जो लाइन नहीं समझ में आई है, वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।